हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। तो 4 एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस कर लिया था। उसी क्रम में इसका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो मैं आज आपके समक्ष डिस्कस करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि अगर कोई प्रकाश स्रोत यानी जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो किसी जल के अंदर जल रहा है तो उसके द्वारा बाहर जो प्रकाश निकलेगा उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी उसका जो प्रकाश क्षेत्र है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे और साथ ही साथ ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर कोई मछली किसी समुद्र या तालाब में तैर रही है तो उसका जो दृष्टि क्षेत्र है बाहर की दुनिया को देखने का वो कितना होता है, किस प्रकार का होता है और उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, यानी उसका जो दृष्टि क्षेत्र है बाहर की दुनिया को देखने का उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम जानेंगे इस लेक्चर में। देखें यहाँ पर जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। ये क्वेश्चन दोनों तरह से आता है, दोनों को हल करने का जो तरीका है वो सेम है। मछली द्वारा पूछे तो यहाँ पर हम मछली बना देंगे, अगर बल्ब पूछे प्रकाश स्रोत कोई पूछे तो फिर यहाँ पर फिलहाल मैंने यहाँ पर बल्ब बनाया है तो आप बल्ब बना सकते हैं। कैलकुलेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मछली जब देखेगी तो यहाँ उसको बोलेंगे दृष्टि क्षेत्र, यानी उसका जो एरिया देखने का वो कितना होगा बाहर की दुनिया को। अगर बल्ब जलेगा तो यहाँ बल्ब से प्रकाश निकलेगा तो बल्ब के लिए यहाँ पे वो टर्म आएगा वो है प्रकाश क्षेत्र, यानी बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा बाहर जल से कितनी एरिया तक वो फैल जाएगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जानते हैं इस लेक्चर में। तो देखें यहाँ पर ये मैंने कोई माना बल्ब ए है जो इस जल के अंदर जल रहा है, ये बल्ब है और बल्ब का नाम रखा है मैंने ए। अब बल्ब कितनी गहराई पर जल रहा है, वो गहराई मैंने मान ली है h, यानी जो तल है जल का उससे h गहराई पर कोई बल्ब जल रहा है। अब बल्ब जल रहा है जल के अंदर, ऊपर माध्यम है वायु। अब यहाँ माध्यम हो गए दो, एक माध्यम हो गया जल और ऊपर माध्यम क्या हो गया वायु। तो जल और वायु की अगर हम कंपेरिजन तुलना करें तो जल यहाँ पर मेरा है सघन माध्यम और वायु यहाँ पर है मेरा विरल माध्यम। अब बल्ब जल रहा है तो बल्ब से निकलेंगी प्रकाश किरणें। अब बल्ब से निकलेंगी प्रकाश किरणें तो पहले माध्यम क्या है जल, तो जल से किस में जाएंगी वायु में। जब जल से वायु में जाएंगी यहाँ माध्यम 2 होंगे, जब माध्यम 2 होंगे तो घटना होगी अपवर्तन की। अब अपवर्तन और क्रांतिक कोण इसको हमने बड़े अच्छे से आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया है, वो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो ये बल्ब है, ये जल रहा है तो इससे निकल रही है प्रकाश कण। सपोज ये कोई प्रकाश कण है जो निकल रही है, सबसे पहले माध्यम है जल, तो इस दौरान माध्यम जल है तो उसका रास्ता नहीं बदलेगा। देखो मैंने एरो ऊपर लगाया, इसका मतलब है वो जल से किस में जा रही है वायु में। तो इस दौरान जब तक वो जल में रहेगी तब तक इसका रास्ता नहीं बदलेगा। अब जैसे ही जल से बाहर जाएगी, जैसे ही जल से बाहर जाएगी तो इसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा। अब रास्ता बदल जाएगा, अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब बनाते हैं हम तब जब किरण अपवर्तित होती है। तो फिलहाल ये अपवर्तक तल हो गया, यहाँ पर मैंने ये लाइन खींच ली, ये काल्पनिक रेखा, इसको हम कहते हैं अभिलंब। अब अभिलंब है ये, अब अभिलंब का भी नाम रख दिया m, यानी m यहाँ पर क्या है अभिलंब। अब देखना इसमें होता क्या है, जैसे ही प्रकाश किरण बाहर निकलती है तो ये क्या करती है, इसके अपवर्तक तल पर इस तरह से फैल जाती है, यानी वो इस तरह से फैल जाती है और ऐसे इधर होता है। तो बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पर 2 किरणों को लेंगे। तो एक प्रकाश किरण गई है इधर और दूसरी प्रकाश किरण सपोज मैंने मानी है ये, देखें यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी है ये। अब एरो लगा दिया, इसका मतलब है नीचे से कहाँ जा रही है ऊपर। अब यहाँ भी माध्यम देखो जल है, ऊपर माध्यम क्या है वायु, तो फिर हमें यहाँ एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक अभिलंब को ड्रॉ कर लिया। अभी अभिलंब m माना है तो इस अभिलंब को नाम रख दिया मैंने n। अब क्या करेगी, वो अपवर्तक तल पर इस तरह से वो फैल जाती है। तो इस तरह से यहाँ जो प्रकाश क्षेत्र बनता है वो इतने एरिया में इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से बनता है। यानी होता ये है कि जल में कोई बल्ब जल रहा है तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो एक शंकु के आकार का निकलता है, यानी केवल इतने एरिया में निकल रहा है। जैसे कौन होता है, जैसे शंकु होता है, उस टाइप से निकलता हुआ बाहर, यानी उस टाइप से बाहर निकलता है। यानी इसके यहाँ प्रकाश नहीं होगा, यहाँ प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश किरणें केवल इतनी एरिया से बाहर निकलती हैं। तो इस दौरान ये शंकु बन रहा है तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ी रचना कर ली। रचना ये कर ली, यहाँ से हमने इस लाइन को यहाँ पर इसको मिला लिया। अब देखो यहाँ पर ये सर्किल बन रहा है, एक शंकु बन रहा है, तो इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया r, यानी जो प्रकाश क्षेत्र बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी रेडियस को मान लिया स्मॉल r, यानी इसकी त्रिज्या को मान लिया स्मॉल r। तो हम स्मॉल r को कैलकुलेट कर लें। अगर हमें स्मॉल r मिल जाएगी
तो फिर ये वृत्त बन रहा है, तो हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम फिलहाल यहाँ पर उसके बाद ये कैलकुलेट कर लेंगे कि जल में जो प्रकाश स्रोत यानी जो बल्ब ए जल रहा है उसके द्वारा बाहर यानी जो एरिया ए है, यानी ये जो एरिया बन रहा है वृत्त का, ये कैसे निकालें, यानी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम इस स्मॉल आर को निकालेंगे। तो फिलहाल इसमें मेरा काम ये है कि स्मॉल आर को फाइंड आउट करना। अगर मेरे पास ये त्रिज्या निकल आई, ये वृत्त बन रहा है यहाँ पर, तो वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे और मेरा जो काम है इसमें यही कैलकुलेट करना है कि यहाँ इस बल्ब यानी जो बल्ब जल रहा है इसके द्वारा जो प्रकाश क्षेत्र यानी ये एरिया कितना है, यहाँ पर ये जो सर्किल टाइप का बना है यहाँ पर कौन का जो सर्किल ऊपर का हिस्सा जो बन रहा है सर्किल, तो ये इसी को कैलकुलेट करना है हमें। तो देखें यहाँ पर अब आपको समझ होनी चाहिए अपवर्तन की। अपवर्तन मैंने पढ़ाया आपको, ये आपतित किरण है ये वाली और ये विलंब। आपतित किरण का विलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम दर्शाते हैं आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, ये अविलंब है और ये अपवर्तित किरण है। अविलंब और अपवर्तित किरण यानी ये होता है अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण यहाँ पर कितना हो गया है 90 डिग्री। यहाँ पर कितना हो गया है 90 डिग्री। जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो आपतन कोण आई क्या बन जाता है? क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण को हम दर्शाते हैं सी से। ये क्रांतिक कोण की डेफिनेशंस में हमने बड़ी अच्छी से समझा था कि जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, फिलहाल यहाँ भी कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से किस में जा रही है? विरल में। तब दूसरे माध्यम में, ये पहला माध्यम है दूसरा माध्यम, तब दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण यानी आर का मान 90 अंश हो तब आपतन कोण आई ही कहलाता है मेरा क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण को हम आई सी या स्मॉल सी से दर्शाते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया? सी। अब देखना यहाँ पर हम जानते हैं दो तिर्यक रेखाएं ये हों और इनको ऐसी तिर्यक रेखा काट जाए, तब यहाँ पर जो जेड के अंदर ये वाला एंगल ये बनता है, ये अगर एंगल जेड है तो ये एंगल कितना होगा? जेड। इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। यानी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट जाए, तब देखो यहाँ भी काट रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों लाइनों को देखें, इसको नाम रख दिया मैंने ए और इसका नाम रख दिया ओ, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने बी, ए ओ बी, और इस पॉइंट का नाम रख दिया बी डैश या सी रख दिया, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? सी। अब देखें यहाँ पर ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा। देखें यहाँ पर ये इस लाइन को देखें ए ओ, और इस लाइन को ये लाइन और ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर, तो ये एंगल सी है, तो ये भी एंगल कितना होगा? सी। क्यों? एकांतर कोण है। देखें यहाँ पर ये ऐसे काट रहा है और ये ऐसे काट रही है, ये वाला एंगल अगर सी है तो ये वाला एंगल भी कितना रख दिया मैंने? सी। एकांतर कोण है, इस वजह से ये एंगल सी है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? सी। अब तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन देखें, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो अब इस त्रिभुज को देखें आप, और एक चीज़ और, ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा। देखें यहाँ पर ये एंगल सी है, यहाँ एक्चुअल में यहाँ भी एंगल ये 90 बन रहा है, यहाँ भी ये 90 बन रहा है, ये एंगल सी है। जब ये एंगल सी है तो ये भी एंगल कितना है? सी। यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो फिलहाल हम इस त्रिभुज को लेके चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में इस त्रिभुज को लेके चलेंगे। यहाँ पे देखें ये साइड है मेरी आर, यानी ओ बी बराबर कितना है? आर, और ओ ए यानी इस गहराई को हमने कितना माना? एच। ओ ई का मान है मेरे पास एच, और यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री, तो इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में। और बेहतर समझने के लिए आप इसको बाहर निकाल के बना सकते हैं, तो फिलहाल हम इसको बाहर बना दे रहे हैं। देखें यहाँ पर ये पॉइंट है मेरा बी, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है ए। और देखो यहाँ से ओ से लेकर ए तक, ये कितनी है? स्मॉल एच, तो इसकी वैल्यू है स्मॉल एच, और ओ से लेकर बी तक इसकी वैल्यू है स्मॉल आर, और यहाँ पर ये एंगल है 90, और ये वाला एंगल है यहाँ पर सी, ये वाला एंगल है यहाँ पर क्या है? सी। अब इस त्रिभुज को देखिए आप, और ये इस त्रिभुज को देखें आप, त्रिभुज ए ओ बी में। अब इसमें हम साइन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसमें हम लगा रहे हैं साइन थीटा यानी साइन सी, एंगल की जगह यहाँ पर क्या है? साइन थीटा इक्वल टू लंब। अब कोण ये सी, कोण के सामने लंब हो गया मेरा ओ बी, तो लंब यहाँ पर हो गया ओ बी, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। कर्ण यहाँ पर क्या है? देखें आप, कर्ण यहाँ पर है ए बी, कर्ण यहाँ पर क्या है? ए बी, कर्ण यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। कुछ नहीं, इसमें मैंने साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण। अब कोण है, कोण के सामने ये हो गया लंब, तो लंब हो गया मेरा ओ बी। अब कर्ण कैसे पहचानते हैं? तो 90 अंश के सामने कर्ण हो गया मेरा ए बी, तो ओ बी अपॉन ए बी। अब देखो यहाँ पर, तो साइन सी इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? स्मॉल आर अपॉन, अब ए बी कैसे निकालेंगे? देखें यहाँ पर
तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाइथागोरस में से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस तरह से ये निकल आएगा एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो रूट आ जाएगा एच स्क्वायर, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप ऐसे डायरेक्ट निकाल के रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी? ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया मेरा ओ बी की वैल्यू कितनी है? आर, और कर्ण हो गया ए बी की वैल्यू कितनी है? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन को मैं इधर दोबारा लिख रहा हूँ। साइन सी इक्वल टू मेरे पास आया है ऊपर, देखिए यहाँ पर यहाँ है रूट यानी आर अपॉन रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये निकल के आया है। साइन सी इक्वल टू आर अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे पहले पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध होता है, देखें यहाँ पर साइन सी इक्वल टू होता है 1/n। ये रिलेशन होता है क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में, साइन सी इक्वल टू 1/n। तो इस साइन सी की जगह हम रख देंगे 1/n। n यहाँ पे अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन सी की जगह रख दिया 1/n इज इक्वल टू आर अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो n का r से हो जाएगा एन आर इज इक्वल टू 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक तरफ रूट है, एक तरफ रूट नहीं है। तो इस टाइप की कैलकुलेशन जब भी आए तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो हम कर रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का करेंगे तो इधर भी वर्ग होगा इधर भी वर्ग होगा। तो जब इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वर्ग से कट जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ सिर्फ ये रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वर्ग से कट जाएगा वर्गमूल, यहाँ एन स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों पे वर्ग आ जाएगा। अब कर क्या रहे हैं आप, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, आर स्क्वायर को इधर ले आओ। तो देखो ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? आर स्क्वायर को कॉमन कर रहे हैं। तो जैसे ही आर स्क्वायर को कॉमन किया आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमारा काम है आर को निकालना। आर के साथ जो भी है पक्षांतर कर दीजिए। तो आर के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर आके जाएगा डिवाइड में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये निकल आया आर स्क्वायर की वैल्यू। किसकी निकल आई? आर स्क्वायर की। ये आर की वैल्यू निकल आई, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। और हमें निकालना है इसका एरिया। क्या निकालना है? इसका एरिया। अब एरिया, ये वृत्त बन रहा है ऊपर, गौर करें यहाँ पर। अब ऊपर बन रहा है वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखें यहाँ पर ये आर स्क्वायर निकाल लिया मैंने, आर स्क्वायर यानी आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तब ए इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे हम पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा दो, इसके बाद एक लाइन और आंसर। तो ए इक्वल टू आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की डायरेक्ट मेरे पास ये वैल्यू है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एच स्क्वायर अपॉन रूट एच स्क्वायर अपॉन, सॉरी रूट नहीं है, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये निकल आया आर स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या आ गया? पाई एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह इस फॉर्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि इसका जो प्रकाश क्षेत्र है, इसका जो प्रकाश क्षेत्र यानी कितने एरिया तक प्रकाश फैलेगा, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमें एरिया में निकल आएगा। और साथ ही साथ किसी मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व यानी उसका जो दृष्टि क्षेत्र है, उसका जो दृष्टि विस्तार है, उसका एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो निकल आएगा। देखें यहाँ पर ए, यहाँ पर एरिया है, यानी उसका दृष्टि क्षेत्र, उसका एरिया कितना बनेगा, कितने एरिया पर वो फैल जाएगा प्रकाश। एच यहाँ पे क्या है? कितनी गहराई पर आपने वो प्रकाश स्रोत लिया है। एच क्या है? यहाँ की गहराई कितनी है, यानी वो प्रकाश स्रोत कितनी गहराई पर है। अगर मछली के लिए देखेंगे तो मछली कितनी गहराई पर है, यानी उस तल से कितनी नीचे वो मछली तैर रही है। तो एच मायने रखता है यहाँ पर एन यहाँ पे क्या है? अपवर्तनांक। तो प्रकाश क्षेत्र है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एच यानी उसकी गहराई पर और एन यानी उसके अपवर्तनांक पर। तो इस तरह इस
फॉर्मूले के माध्यम से हम ये निकाल सकते हैं कि कोई प्रकाश स्रोत है, उससे बाहर जो प्रकाश निकलेगा वो कितने एरिया पर फैलेगा, और साथ ही साथ हम ये भी निकाल सकते हैं कि कोई मछली अगर किसी तालाब में तैर रही है तो उसका जो दृष्टि क्षेत्र है, उसका जो विजन एरिया है वो कितना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और दैट सॉल्व।